कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से, जहां एक ट्रक क्वारंटीन जोन की तरफ बढ़ रहा होता है। सुरक्षा कर्मी ट्रक पर दवा का छिड़काव करते हैं। ड्राइवर पूछता है क्या हुआ, तो जवाब मिलता है कि बायोटेक इलाके में हल्का सा रिसाव हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ड्राइवर आगे बढ़ जाता है, तभी फोन उठाते वक्त उसकी गाड़ी सड़क पर किसी चीज से टकरा जाती है। बाहर निकलकर वह देखता है कि एक हिरण मरा पड़ा है। गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए वह हिरण को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद वही मरा हुआ हिरण अचानक उठ खड़ा होता है और यहीं से एक भयानक कहानी जन्म लेती है। दूसरी तरफ सियोक वू अपने ऑफिस में काम में पूरी तरह डूबा हुआ है। वह फोन पर शेयर बाजार की बातें कर रहा होता है। तभी उसकी नजर खबरों पर पड़ती है, जहां एक झील में मछलियों की रहस्यमयी मौत की खबर चल रही होती है। बिना ज्यादा सोचे वह अपने सहायक को उस कंपनी के सारे शेयर बेचने का आदेश दे देता है। साफ है कि सियोक-वू के लिए जिंदगी से ज्यादा अहम सिर्फ मुनाफा है। इसके बाद सियोक-वू गाड़ी में बैठकर अपनी पूर्व पत्नी से फोन पर बहस करता है। उनकी बेटी सू आन अपने जन्मदिन पर मां से मिलने जाना चाहती है, लेकिन सियोक-वू उसे अकेले भेजने के लिए तैयार नहीं होता। घर पहुंचने पर वह सू आन को मां से बात करते हुए सुन लेता है। वह उसे समझाता है कि थोड़ा इंतजार करे, लेकिन सू आन के दिल में सिर्फ एक ही चाहत होती है, अपनी मां से मिलना। आखिरकार सियोक-वू अपनी मां की बातों और सू आन के दर्द को समझता है। उसे एहसास होता है कि वह एक अच्छा पिता बनने में कहीं न कहीं पीछे रह गया है। तभी वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो, वह सू आन को बुसान जरूर लेकर जाएगा। लेकिन उसे क्या पता कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। कार की खिड़की के शीशे में आसमान से गिरती राख और दूर कहीं लगी आग दिखाई देती है। माहौल साफ बता देता है कि शहर में कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसी वक्त स्टेशन पर बुसान जाने वाली ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार खड़ी होती है। ड्राइवर अपनी केबिन में जाता है, ट्रेन के कर्मचारी अपनी अपनी तैयारी पूरी करते हैं। दूसरी तरफ एक बेसबॉल टीम का कोच सबको अपनी सीट पर बैठने को कहता है। तभी उनकी एक चीयर लीडर जोश के साथ डिब्बे में दाखिल होती है। इसी बीच सियोक-वू अपनी बेटी सुआन के साथ ट्रेन में चढ़ता है और ऑफिस फोन करके कह देता है कि वह दोपहर से पहले लौट आएगा। लेकिन तभी ट्रेन के चलने से ठीक पहले एक घायल लड़की लड़खड़ाती हुई डिब्बे में घुस जाती है। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है, सुआन खिड़की से देखती है कि स्टेशन पर एक आदमी किसी कर्मचारी पर हमला कर रहा है। उधर उस घायल लड़की के पैर पर काटने का निशान होता है, जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसी बीच एक यात्री अटेंडेंट को बताता है कि एक अजीब आदमी जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ा है और काफी देर से शौचालय में बंद है। वह आदमी बार बार कहता रहता है कि सब मर चुके हैं, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। घायल लड़की धीरे धीरे डिब्बे में चलती है और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर भी लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। दूसरी तरफ सुआन शौचालय जाने निकलती है, लेकिन रास्ते में सांग हुआ उसे रोक लेता है और अपनी पत्नी की हिफाजत करते हुए उसे अगले डिब्बे में जाने को कहता है। तभी एक महिला अटेंडेंट घायल लड़की को तड़पते हुए देखती है और तुरंत मदद के लिए फोन करती है। उसी समय सियोक-वू की नींद फोन से खुलती है। उसे पता चलता है कि सुआन अपनी सीट पर नहीं है। उसका सहायक बताता है कि पूरे देश में हालात बिगड़ रहे हैं। टीवी पर यात्री अफरा-तफरी की खबरें देखने लगते हैं। अचानक वही घायल लड़की उठती है और पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अगले ही पल वह अटेंडेंट पर झपटती है और काट लेती है। दोनों डिब्बे में घुसते हैं, जिससे लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। फिर हमला बेसबॉल टीम पर होता है और काटी गई अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। कुछ ही सेकंड में ट्रेन के अंदर पूरी तबाही मच जाती है और यहीं से जिंदा बचने की असली जंग शुरू होती है। अगले डिब्बे की चीफ अटेंडेंट चिल्लाकर यात्रियों को भागने को कहती है। उसी अफरा तफरी में सियोक-वू अपनी बेटी सुआन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूसरे डिब्बे में हो रही भयानक हलचल पर पड़ती है। सुआन भी दूर से चीखें सुन लेती है। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हैं और सियोक-वू अपनी आंखों के सामने देखता है कि चीफ अटेंडेंट पर ज़ॉम्बी हमला करता है और कुछ ही सेकंड में वह भी ज़ॉम्बी बन जाती है। उसी पल सुआन पीछे से अपने पापा तक पहुंचती है। सियोक-वू उसे कसकर पकड़ लेता है और दोनों दौड़ पड़ते हैं। पीछे पीछे ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड ट्रेन में उनका पीछा करने लगता है। हर डिब्बा अब मौत का रास्ता बन चुका होता है। दूसरी तरफ सांग हुआ खतरे को समझ जाता है और अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग-क्योंग को जल्दी चलने को कहता है। तभी उनके सामने एक औरत को ज़ॉम्बी काट लेता है। सियोंग-क्योंग के कहने पर सांग हुआ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी हमले का शिकार हो जाता है। किसी तरह वह ज़ॉम्बी को शौचालय में बंद कर देता है और पत्नी को भागने को कहता है, मगर तब तक और ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं। इसी बीच सियोक-वू अगले डिब्बे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर देता है। ठीक उसी पल जब सियोंग-क्योंग बाहर होती है। हालात इतने खराब होते हैं कि कोई भी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन सांग हुआ ज़ॉम्बी से लड़ते हुए
किसी तरह वहां पहुंच जाता है और दोनों अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब सियोक वो ध्यान देता है कि ज़ॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते। उसे ये भी समझ आ जाता है कि वे तभी हमला करते हैं जब किसी को देख लेते हैं। सियोंग क्योंग दरवाजे को ढक देती है और ज़ॉम्बी अचानक शांत हो जाते हैं। तभी ड्राइवर की घोषणा होती है कि अगला स्टेशन नहीं रुकेगा। एक यात्री योंसुक गुस्से में पूछता है कि क्या ड्राइवर को ट्रेन के अंदर हो रही तबाही का अंदाजा भी है, लेकिन जवाब मिलता है कि ये आदेश कंट्रोल सेंटर से आया है। इसी दौरान सियोक वू को अपनी माँ का फोन आता है। वह डर के मारे बस इतना कहती है कि बेटी का ध्यान रखना। कॉल के दौरान ही उसकी आवाज अचानक बदल जाती है। सियोक वू समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन वह ये सच सुआन से छुपा लेता है। ट्रेन धीमी होती है और बाहर स्टेशन पर लोग खिड़कियों से टकराकर मदद की भीख मांगते हैं। अगले ही पल ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं और यात्रियों की आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। टीवी पर सरकारी घोषणा होती है कि बड़े शहरों में हिंसक दंगे फैल चुके हैं। कई इलाकों को सील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ हमलों के वीडियो भरे होते हैं। सरकार आपातकाल की घोषणा करती है और लोगों से शांत रहने को कहती है, जबकि बाहर पूरा देश जल रहा होता है। ट्रेन के अंदर बैठे लोग डर के साए में एक दरवाजे को बंद करके उलटी दिशा में बढ़ते जाते हैं। सुआन अपने पापा से कहती है कि उसकी मम्मी का फोन नहीं लग रहा। सियोकवू उसे बैठा देता है और खुद बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी डिब्बे में एक बूढ़ी महिला अपनी साथी को अपने पास बैठने के लिए कहती है। सुआन अपनी सीट उस महिला को दे देती है। ये देखकर सांग हुआ और ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले सियोक वू ने उन्हीं के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। सियोक वू सुआन को डांटता है और कहता है कि ऐसे हालात में पहले अपनी जान बचाना सीखो। तभी ड्राइवर की घोषणा होती है कि अगला स्टेशन सेना के नियंत्रण में है और वहां ट्रेन रोकी जाएगी। यह सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सियोक वू योंसुक की फोन पर होती बात सुन लेता है, जहां वह पूछ रहा होता है कि किन शहरों में जाना सुरक्षित है। बातों से साफ हो जाता है कि जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली है वह सुरक्षित शहरों की सूची में नहीं है। सियोक वू अपनी बेटी को वहीं रुकने को कहता है और दूसरे डिब्बे में फोन करने चला जाता है। इधर सांग हुआ सुआन से उसके पापा के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि वह फंड मैनेजर है, तो वह ताना मारता है कि मतलब खून चूसने वाला। सुआन मासूमियत से हाँ कर देती है। माहौल हल्का करने के लिए सांग हवा की पत्नी सियोंग क्योंग उसे टॉफी देती है और अपने पेट पर हाथ रखवाती है। सुआन बच्चे की हलचल महसूस करती है। दूसरी तरफ सियोक वू एक पुराने क्लाइंट को फोन करता है, जिससे उसे मदद की उम्मीद होती है। वह बताता है कि जिस शहर में ट्रेन रुकेगी वहां पहुंचते ही सबको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। सियोक वू बेटी का हवाला देकर मदद मांगता है, तो उसे सलाह मिलती है कि मुख्य चौक पर न जाकर पूर्वी चौक की तरफ जाना, वहां उसके लोग इंतजाम कर देंगे। इसी दौरान सियोक वू की नजर ट्रेन में घूम रहे एक बेघर आदमी पर पड़ती है। कुछ देर बाद ट्रेन उस शहर में पहुंचती है जहां सेना होनी चाहिए थी, लेकिन वहां सन्नाटा होता है। कोई सैनिक नजर नहीं आता। अचानक योंसुक सबसे पहले ट्रेन से बाहर निकलता है और बाकी लोग भी उसके पीछे उतर आते हैं, जिनमें सियोक वू और सुआन भी शामिल होते हैं। बेसबॉल टीम के बचे हुए लड़के हाथों में बैट लेकर बाहर आते हैं। एक अटेंडेंट ड्राइवर को ज़ॉम्बी वाले डिब्बे दिखाने ले जाता है। तभी योंसुक बताता है कि बुसान अब भी खुले शहरों में से एक है। वह ड्राइवर को ज़ॉम्बी वाला डिब्बा अलग करने को कहता है, लेकिन ट्रेन की हालत ऐसी होती है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। योंसुक ड्राइवर से कहता है कि ज़ॉम्बी वाले डिब्बे को अलग कर दिया जाए, लेकिन तकनीकी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं होता। ड्राइवर मान जाता है कि अब बिना रुके सीधे बुसान जाना ही सही रास्ता है, मगर पहले वह स्टेशन पर उतरे सभी यात्रियों को वापस ट्रेन में लाना चाहता है। इधर यात्री खाली स्टेशन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सियोक वू अपनी बेटी सुआन को साथ लेकर घेराबंदी वाले रास्ते से पूर्वी चौक की तरफ जाता है। उनकी बात सुन चुका वह बेघर आदमी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। सुआन चाहती है कि बाकी लोगों को भी इस सुरक्षित रास्ते के बारे में बताया जाए, लेकिन सियोक वू उसे रोक देता है, जिससे वह उदास हो जाती है। उसी समय जब बाकी यात्री एस्केलेटर से नीचे उतर रहे होते हैं, सांग होआ को स्टेशन में कुछ अजीब सा महसूस होता है। दूसरी तरफ जहां सियोक वू और सुआन खड़े होते हैं, वहां एक आदमी दिखाई देता है। बेघर आदमी उसे देखकर दौड़ पड़ता है। सियोक वू सुआन को वहीं रुकने को कहता है और उनके पीछे चला जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही सच्चाई सामने आ जाती है। वहां मौजूद पूरा का पूरा सैन्य दस्ता ज़ॉम्बी बन चुका होता है। पलक झपकते ही ज़ॉम्बियों का झुंड यात्रियों पर टूट पड़ता है। सांग हुआ समय रहते सब देख लेता है और अपनी पत्नी सियोंग क्योंग को सीढ़ियों की तरफ खींचकर जान बचा लेता है। इसी बीच सियोक वू को उसके क्लाइंट का फोन आता है
कि वह अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहा। तभी सामने एक जॉम्बी अफसर पर हमला कर देता है। बेघर आदमी फिसल जाता है और जॉम्बी उस अफसर को वहीं नोच डालते हैं। उधर सियोक-वू दौड़कर वापस सुआन के पास पहुंचता है, जो लगभग जॉम्बी का शिकार होने ही वाली होती है। ऐन वक्त पर सांग हुआ उसे बचा लेता है। सियोंग क्योंग सुआन को अपने साथ लेकर भागती है। दरवाजे पर बेसबॉल टीम के लड़के इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सब अंदर घुसते हैं, वे दरवाजा बंद कर देते हैं। सियोक वू एक जॉम्बी से जूझ रहा होता है, तभी बेघर आदमी उसकी मदद करता है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है। सांग हुआ उसे देखकर दरवाजा खोल देता है और सियोक वू के लिए भी खुला रखता है। सब मिलकर जोर लगाते हैं और किसी तरह दरवाजा बंद कर लेते हैं। दूसरी ओर सियोंग क्योंग ट्रेन की ओर बढ़ रही होती है। तभी वह देखती है कि कई यात्री जॉम्बियों द्वारा मारे जा रहे हैं। फिर भी सब सीढ़ियों से नीचे भागते हैं और दूसरी तरफ से ट्रेन में घुस जाते हैं। तभी स्टेशन के जॉम्बी शीशे तोड़कर ट्रेन पर गिर पड़ते हैं। एक जॉम्बी जोंग गिल पर गिरता है, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आखिर में सियोंग क्योंग और सुआन दूसरी बहन को लेकर उलटी दिशा में भागती है। जॉम्बी उनके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी एक अटेंडेंट और चीयर लीडर समय पर पहुंचकर जोंग गिल को बचा लेते हैं। सब लोग आखिरी पल में ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और एक बार फिर जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस एक बंद दरवाजा रह जाता है। आखिरी पल में सुआन और गर्भवती सियोंग क्योंग दूसरे डिब्बे में पहुंच जाती हैं और जॉम्बियों के आने से पहले बेघर आदमी को भी अंदर खींच लेती हैं। बाहर जॉम्बी पूरी ट्रेन को घेर लेते हैं। हालात देखकर यों सुक अटेंडेंट से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो तुरंत ट्रेन चलानी होगी। चीयर लीडर मना करती है क्योंकि उसके दोस्त अभी बाहर फंसे होते हैं, लेकिन अटेंडेंट ड्राइवर को फोन कर देता है और ट्रेन चल पड़ती है। उसी समय सांग हुआ किसी तरह दरवाजा बंद कर देता है। तभी जॉम्बियों का झुंड शीशा तोड़कर अंदर घुसने लगता है। बाहर भागते लोग देखते हैं कि ट्रेन चल चुकी है और वे जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही दो बेसबॉल खिलाड़ी जॉम्बियों का शिकार हो जाते हैं। आखिरी खिलाड़ी डर से जम जाता है, लेकिन सियोक वू उसे संभालता है और दौड़ाकर ट्रेन के अंदर पहुंचा देता है। पीछे रह जाता है सांग हुआ। सियोक वू उसका हाथ बढ़ाता है, लेकिन सांग हुआ हथियार उठाकर जॉम्बियों को रोकता है और सियोक वू को बचाता है। कुछ ही पलों बाद वह भी ट्रेन में घुस आता है। इधर ड्राइवर कंट्रोल सेंटर से पूछता है कि क्या बुसान जाने का रास्ता साफ है। जवाब मिलता है कि फिलहाल वहीं जाना सही है और जैसे ही स्टेशन से संपर्क होगा उसे बता दिया जाएगा। दूसरी तरफ सियोंग क्योंग, सुआन और बाकी लोग दो जॉम्बी भरे डिब्बों के बीच फंस जाते हैं। सियोंग क्योंग एक खुला शौचालय देखती है और सबको इशारा करती है। सब किसी तरह अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सियोंग क्योंग के घुसते ही एक जॉम्बी उस पर झपटता है। बड़ी मुश्किल से वे दरवाजा रोक पाते हैं, जबकि बाहर और जॉम्बी जमा हो जाते हैं। इसी दौरान ट्रेन के दूसरे हिस्से में लोग कांच के दरवाजों को ढक रहे होते हैं। तभी ड्राइवर की घोषणा होती है कि अब ट्रेन बिना रुके सीधे बुसान जाएगी। चीयर लीडर को आखिरी बचे बेसबॉल खिलाड़ी का फोन आता है। वह टूटे दिल से बताता है कि बाकी कोई जिंदा नहीं बचा। उधर सियोक वू अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी उसे सांग हुआ की आवाज सुनाई देती है, जो फोन पर सुआन से बात कर रहा होता है। सुआन बताती है कि वे डिब्बा नंबर 13 के शौचालय में फंसे हैं। बेसबॉल खिलाड़ी कहता है कि बाकी लोग डिब्बा नंबर 15 में हैं। अब सियोक वू और सांग हुआ उन्हें बचाने का फैसला करते हैं। सांग हुआ योजना बनाता है, आगे वह रहेगा, बीच में लड़का और पीछे सियोक वू। वे सुरंग आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसती है, जॉम्बी उन्हें देख लेते हैं। तीनों बिना डरे लड़ाई में कूद पड़ते हैं। सांग हुआ नंगे हाथों से जॉम्बियों को गिराने लगता है। सियोक वू किनारे से उसकी मदद करता है और लड़का अपने बैट से वार करता है। तीनों मिलकर एक अजेय टीम बन जाते हैं, जो मौत के बीच रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। लेकिन अगले ही डिब्बे में हालात और डरावने होते हैं। पूरा डिब्बा जॉम्बी बने बेसबॉल खिलाड़ियों से भरा होता है। यह देखकर लड़का डर से जड़ हो जाता है। सांग हुआ उसे पीछे धकेल देता है और अकेले जॉम्बियों से भिड़ जाता है। सियोक वू को एक बैट मिल जाती है और वह भी पूरी ताकत से लड़ने लगता है। दोनों जॉम्बियों को रोकने में लगे होते हैं, जबकि लड़का कुछ भी नहीं कर पाता। तभी ट्रेन एक और सुरंग से गुजरती है और जॉम्बियों का व्यवहार अचानक बदल जाता है। सियोक वू जोर से बैट बजाता है। आवाज की तरफ जॉम्बी भागते हैं और तीनों वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर आती है और वे दरवाजे पार करते हैं, जॉम्बी फिर से हमला करने लगते हैं। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद सियोक वू को एक तरकीब सूझती है। वह कहता है कि अगली सुरंग में मोबाइल फोन को चारा बनाया जा सकता है। अंधेरे में वे अगले डिब्बे में घुसते हैं और सियोक वू सांग हुआ का फोन पीछे फेंक देता है। वह फोन पर कॉल करता है और जॉम्बी उसी आवाज की तरफ टूट पड़ते हैं। बिना लड़े तीनों आगे निकल जाते हैं। आखिरकार वे शौचालय तक पहुंच जाते हैं,
जहां सुआन और बाकी लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। बेसबॉल खिलाड़ी एक और शौचालय ढूंढ लेता है और अगली सुरंग आते ही सबको अंदर कर देता है। सियोक वू अब सुरंगों के बीच का समय समझ चुका होता है और लड़का डिब्बा नंबर 15 में अपनी चीयर लीडर को संदेश भेजता है। वह खुशी से सबको बताती है कि वह जिंदा आ रहा है। लेकिन यहाँ से कहानी पलट जाती है। योंसुक को यह पसंद नहीं आता कि वे लोग उनके डिब्बे में आए, क्योंकि उन्हें शक होता है कि वे संक्रमित हो सकते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि ज्यादातर यात्री उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। चीयर लीडर अटेंडेंट से मदद मांगती है, लेकिन वह भी योंसुक का साथ देता है। जब ट्रेन सुरंग में पहुंचती है, सब लोग शौचालय से बाहर निकलते हैं। अब उन्हें ज़ॉम्बियों के बीच से रास्ता बनाना होता है। सब सामान रखने वाली रैक से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। स्योक वू ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाता है और सब अगले डिब्बे में उतर जाते हैं। लेकिन तभी बेघर आदमी फिसल जाता है। स्योक वू उसे बचाने वापस जाता है और दोनों वहीं फंस जाते हैं। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आती है। स्योक वू गिनती शुरू करता है, लेकिन बेघर आदमी से गलती हो जाती है। वह एक सोडा के डिब्बे पर पैर रख देता है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। किसी तरह वे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी दरवाजे में फंस जाता है। सांग हुआ पूरी ताकत से दरवाजा थामे रहता है। दूसरी तरफ लड़का अपनी चीयर लीडर को आवाज देता है, क्योंकि वह दरवाजा अंदर से बंद पाता है। डिब्बा 15 के लोग पहले ही दरवाजा सील कर चुके होते हैं और लड़की को सच बताने भी नहीं देते। स्योक वू सांग हुआ की मदद के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लड़का दूसरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एक ज़ॉम्बी सांग हुआ को काट लेता है। आखिरकार दूसरा दरवाजा टूट जाता है और बेसबॉल खिलाड़ी अंदर आने लगता है, लेकिन उसी पल योंसुक दरवाजा पकड़कर उसे रोक लेता है। अंदर से बाकी लोग भी उसका साथ देने लगते हैं। जोंग गिल और चीयर लीडर अंदर से सबको धक्का देकर रोकती हैं। सियोंग क्योंग अपने पति सांग हुआ की तरफ बढ़ती है, लेकिन वह उसे दूर रहने को कहता है। थकती हुई आवाज में वह सियोक वू से कहता है कि उसे लेकर निकल जाओ। वह उससे वादा करवाता है कि वह उसका ख्याल रखेगा। सियोक वू माफी मांगता है। तभी दरवाजा टूट जाता है और दोनों को भागना पड़ता है। सांग हुआ आखिरी दम तक ज़ॉम्बियों को रोकता रहता है और बाकी लोग अंदर घुस आते हैं। अंदर पहुंचते ही स्योक वू अपनी बेटी सुआन और सियोंग क्योंग को पकड़ लेता है, लेकिन इन गिल तक पहुंचने से पहले दरवाजा बंद हो जाता है। गुस्से में वह योंसुक पर टूट पड़ता है और उसे गालियां देता है। योंसुक पलटकर झूठ फैलाता है कि स्योक वू संक्रमित है। अटेंडेंट सबको वेस्टिब्यूल में जाने को कहता है। डिब्बा 15 के यात्री सबको बाहर निकालने पर तुल जाते हैं। सबसे पहले बेघर आदमी बाहर जाता है। चीयर लीडर रुकना नहीं चाहती, वह बेसबॉल खिलाड़ी के साथ चली जाती है। सियोंग क्योंग सुआन से कहती है कि वे भी चलें। सियोक वो पीछे पीछे आता है। अंदर वाले लोग दरवाजा सील कर देते हैं। तभी जोंग गिल अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बहन को देख लेती है और रोकने से पहले ही दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल डिब्बा 15 में ज़ॉम्बियों की बाढ़ आ जाती है। उधर ड्राइवर बुसान की स्थिति जानने के लिए कॉल करता है। कोई जवाब नहीं मिलता, बस शहर में आग की लपटें दिखती हैं। इसी बीच सियोक वू पहली बार दिल से अपनी बेटी से बात करता है और वादा करता है कि वह उसे उसके जन्मदिन पर मम्मी तक जरूर पहुंचाएगा। तभी उसके सहायक का फोन आता है। बुसान की सुरक्षा सबसे मजबूत है और यह भी कि वायरस उनकी ही एक कंपनी से शुरू हुआ था। अचानक ट्रेन जोर से रुकती है। आगे रास्ता बंद होता है। ड्राइवर घोषणा करता है कि वह किसी दूसरी ट्रेन से बचे लोगों को बुसान ले जाएगा। योंसुक और अटेंडेंट किसी तरह बच जाते हैं। ड्राइवर पहली ट्रेन देखता है, वह ज़ॉम्बियों से भरी होती है, तो दूसरी तलाशता है। स्योक वू सबको कहता है कि चलो, बुसान तक का रास्ता ढूंढना होगा। ड्राइवर को एक खाली ट्रेन मिल जाती है। उधर शौचालय में फंसा योंसुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बियों के आगे धकेल देता है। तभी जलती हुई एक गाड़ी टकराकर ट्रेनें अलग कर देती है। बेसबॉल खिलाड़ी चीयर लीडर को एक ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन दरवाजा तोड़ते वक्त योंसुक आकर लड़की को कुर्बान कर देता है। खिलाड़ी किसी तरह ज़ॉम्बी से बच निकलता है, मगर लड़की उसकी बाहों में बदलने लगती है और उसे काट लेती है। इसी बीच सुआन सियोक वू को जगाती है। सियोक वू, सियोंग क्योंग और बेघर आदमी एक उलटी पड़ी ज़ॉम्बी ट्रेन के नीचे फंसे होते हैं। योंसुक चलती ट्रेन की ओर दौड़ता है। ड्राइवर मदद करता दिखता है, लेकिन योंसुक उसे भी पीछे छोड़ देता है। ढांचा ढहता है। सियोक वो रास्ता बना लेता है। जैसे ही वह बाकियों को खींचने मुड़ता है, दरार गिर जाती है। ज़ॉम्बी खिड़कियां तोड़ते हैं। बेघर आदमी लड़कियों को बचाने के लिए उन्हें रोकता है। सियोक वो फिर से रास्ता खोलता है और दोनों लड़कियां निकल जाती हैं। वह खुद पीछे रह जाता है। भागते हुए सियोक वू, सियोंग क्योंग और सुआन चलती ट्रेन तक पहुंचते हैं। स्टेशन के सारे ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। तीनों चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी भी चढ़ जाते हैं। सियोक वू एक एक कर उन्हें गिराता है। केबिन में जाकर वे ड्राइवर को ढूंढते हैं, लेकिन वहां आधा बदला हुआ योंसुक मिलता है। वह दरवाजा खोल देता है। सियोक वू बताता है कि वह संक्रमित है,
जैसे ही योंसुक पूरा बदलता है, हमला करता है। स्योक वू उससे भिड़ता है। सियोंग क्योंग मदद करती है। तभी योंसुक स्योक वू को काट लेता है। अब सच सामने है। स्योक वू खुद को जंजीर से बांधता है, योंसुक को बाहर फेंक देता है। वह समझ जाता है कि वह भी बदलने वाला है। आखिरी बार दोनों को केबिन में बंद करता है और बताता है कि ब्रेक कैसे लगाने हैं। वह सू आन से कहता है, सियोंग क्योंग के साथ बुसान तक पहुंचना वहीं सुरक्षित है। सू आन उसे जाने नहीं देती, लेकिन स्योक वू उसकी पकड़ छुड़ाकर बाहर निकल जाता है। बेटी की चीखों के बीच बदलते हुए उसे अपनी बेटी के जन्म का दिन याद आता है और वह ट्रेन से कूद जाता है। आखिर में पटरियों पर रुकावट के कारण सियोंग क्योंग और सुआन को ट्रेन छोड़नी पड़ती है। वे मलबे और लाशों के बीच पैदल चलती हैं और एक अंधेरी सुरंग में पहुंचती हैं। दूसरी तरफ सेना तैनात होती है। स्नाइपर निशाना साधते हैं, पहचान नहीं पाते। मारने का आदेश आता ही है कि सुआन अपना रिसाइटल वाला गाना गाने लगती है। सैनिक समझ जाते हैं ये संक्रमित नहीं, बचे हुए लोग हैं, और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।